कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के वीडियो की श्रृंखला में आज हम शुरू करते हैं इंश्योरेंस क्लेम, बीमा संबंधी दावे। जैसा कि आप जानते ही हैं, बीमा अनुबंध एक क्षतिपूर्ति का अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमा कंपनी प्राकृतिक आपदाएं जैसे आग लगना या बाढ़ या भूकंप जैसे कारणों से होने वाली हानि के लिए बीमा बीमित को क्षतिपूर्ति देती है। वर्तमान व्यावसायिक युग में व्यवसायी जहां लाभ कमाना चाहता है वहीं अपनी जोखिमों को और हानियों को भी कम से कम करना चाहता है। इस स्थिति में बीमा कंपनी का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं भी ऋण तभी देती हैं जब कंपनी ने अपनी संपत्तियों एवं माल का पूर्ण रूप से बीमा करवा रखा हो। तो इस स्थिति में हम इस श्रृंखला में देखेंगे कि हम किस तरीके से बीमा कंपनी को दावा प्रस्तुत करने के लिए हानि की कैसे गणना करेंगे, दावा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा और क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो सामान्यतः जब प्राकृतिक आपदा से हानि होती है तो वह हानि हमारी 3 तरह भागों में इस चैप्टर में, इस अध्याय में हमने 3 तरह की हानि को कवर किया हुआ है। लॉस ऑफ स्टॉक, स्टॉक की जो हानि होती है, स्टॉक जो हमारा माल जो हमने बना के बेचते हैं उसकी हानि का। सेकंड, कॉन्सिक्वेंटल लॉस, परिणामी हानि, यानी किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से जो प्रभावित अवधि में हमारा लाभ कम होता है उसकी हानि की गणना। और व्यापक बीमा। 3 तरह के बीमा के दावों की राशि की गणना को हम इस श्रृंखला में देखेंगे। पहला हम लेते हैं यहाँ पर स्टॉक की हानि का दावा। अग्नि बीमा हमारा एक क्षतिपूर्ति अनुबंध है जिसमें आग लगने पर बीमा कंपनी हमें एक क्षतिपूर्ति का भुगतान करती है, वास्तविक हानि का, जिसके बदले में हम उसे प्रीमियम देते हैं। ये जो क्षतिपूर्ति का भुगतान है, ये भुगतान वास्तविक हानि का दिया जाता है, चाहे बीमा पॉलिसी हमने अधिक की ही क्यों ले रखी हो। इसके विपरीत यदि हमने बीमा पॉलिसी वास्तविक राशि से कम की ले रखी है तो वहाँ पर औसत वाक्य लागू होता है, और औसत वाक्य की स्थिति में बीमा की दावे की राशि को हम एक अलग प्रक्रिया से निकालते हैं। नॉर्मल प्रोसेस में जो हमारी प्रक्रिया होगी लॉस ऑफ स्टॉक निकालने का, वो हमारा ऐसा होता है। सबसे पहले हम निकालेंगे हानि का वास्तविक मूल्य क्या है। या तो हमें क्लियर सूचना दे रखी हो तो हम वास्तविक मूल्य निकाल सकते हैं, यदि क्लियर सूचना नहीं है तो हम हानि का अनुमानित मूल्य निकालते हैं। अनुमानित मूल्य निकालने के लिए हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जो हम बनाते हैं, उस मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में हमारी सूचना इस तरीके की होती है। ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनता है वर्ष की प्रारंभिक तिथि, यानी जहाँ से हमारा ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है उस तिथि से लेकर जिस तिथि को दुर्घटना घटी है, यानी आग लगने की, बाढ़ की या भूकंप की जो भी दुर्घटना की तिथि है उस तिथि की अवधि के बीच में, यानी वर्ष प्रारंभ होने से लेके दुर्घटना की तिथि के बीच में जो अवधि है उस अवधि की सूचनाओं के आधार पर हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। इसमें सबसे पहले हम वर्ष के प्रारंभ को ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे। उसके बाद हम ले लेंगे वर्ष के प्रारंभ की तिथि से लेकर दुर्घटना की तिथि तक का परचेज, जिसमें हमने परचेज रिटर्न और किसी और तरह से यदि हमने गुड्स का यूज़ किया हुआ है तो उसका समायोजन कर देंगे। इसी अवधि का, यानी वर्ष के प्रारंभ से लेकर दुर्घटना की तिथि तक का हम वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेंगे। वर्ष के प्रारंभ की तिथि से ही दुर्घटना की तिथि तक का हम सेल्स ले लेंगे, जिसमें से हम सेल्स रिटर्न को घटा देंगे। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हमको यहाँ पे अनुमानित लेना होगा। इस ग्रॉस प्रॉफिट के लिए या तो हम पिछले जो सूचनाएं दे रखी हों, पिछले 3 या 5 वर्षों की यदि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हमें दे रखा है तो हम उसका एवरेज निकाल के काम में ले लेंगे, और यदि एवरेज नहीं दे रखा है तो फिर हम पिछले वर्ष के ग्रॉस प्रॉफिट के आधार पर यहाँ पर जो ऑन सेल्स बेस होना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट हम ज्ञात कर लेंगे पहले से। और यहाँ हमारा जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा, जो हमारा एस्टिमेटेड स्टॉक होगा जिस तिथि को दुर्घटना घटी है। इसके आधार पर बीमे की राशि की गणना या दावे की राशि की गणना की जाती है। तो यहाँ पर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये कि सकल लाभ की जो दर होगी, यदि पिछले कुछ वर्षों की दर हमें दे रखी है तो उसका हम औसत निकाल लेंगे। औसत में हमें ध्यान रखना है कि रेट हमारी फ्लैक्चुएटिंग है, कभी बढ़ती है कभी घटती है, तब तो हम नॉर्मल एवरेज लेंगे, सिंपल एवरेज लेंगे। यदि रेट हमारी लगातार बढ़ती हुई या लगातार गिरती हुई है तो फिर हम वेटेड एवरेज लेंगे सकल लाभ का। यदि प्रश्न में हमें सकल लाभ की दर ऑन कॉस्ट दे रखी है, यानी लागत पर दे रखी है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट की रेट ऑन सेल्स चाहिए होती है, क्योंकि हमें प्रश्न में सेल्स की ही सूचना है जिसके बेस पर हम अनुमानित सकल लाभ निकाल सकते हैं। तो यदि प्रश्न में हमें ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखा है
तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे ऑन सेल्स में। और जो कन्वर्ट करने का तरीका है अपना, यहाँ पे यदि मैं आपको बता दूँ, यदि आपको ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स आपको निकालना है, जबकि क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखा है, तो उसे हम डिवाइड कर देंगे 100 प्लस रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि आपने माना है कि यदि आपका ग्रॉस प्रॉफिट 25% कॉस्ट है, तो हम निकालेंगे 25 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25, 125 इंटू 100। तो हमारा जो रेट 25% ऑन कॉस्ट है वो कन्वर्ट होकर बन जाएगी 20% ऑन सेल्स। तो ये भी हमें विशेष ध्यान रखना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेट हमारी ऑन सेल्स होनी चाहिए। यदि ऑन कॉस्ट है तो हम रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट इंटू 100 से उसको ऑन सेल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके साथ ही हमें ध्यान रखना है कि यदि प्रश्न में हमें औसत दर ग्रॉस प्रॉफिट की कोई भी रेट की सूचना नहीं है, तो फिर हम पिछले वित्तीय वर्ष की सूचनाओं के आधार पर पिछले वित्तीय वर्ष का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और पिछले वित्तीय वर्ष के ट्रेडिंग अकाउंट की सूचनाओं से हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। और उस स्थिति में फिर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा इस तरीके से। उस स्थिति में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम इस तरह से निकालेंगे, पिछले वित्तीय वर्ष का ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर डिवाइडेड बाय नेट सेल्स ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी हम ट्रेडिंग अकाउंट बना के ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे, उस ग्रॉस प्रॉफिट से डिवाइड करेंगे नेट सेल्स इंटू 100, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल जाएगा, जिसको हम मेमोरेंडम में काम में लेंगे। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि यदि हमारे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में कोई भी ऐसे आइटम्स हैं जो एबनॉर्मल हैं या जो सामान्य रूप में ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते हैं, वह गलती से दिखाए हुए हैं, उनका प्रभाव हम ट्रेडिंग अकाउंट में से हटा देंगे। यानी कोई ऐसा खर्चा है जो गलती से दिखा दिया, हमने दिखाना नहीं चाहिए था, उसको हम हटा देंगे, तो उसको हम वापस से जोड़ के दिखा देंगे ग्रॉस प्रॉफिट में। यदि कोई इनकम है तो उसको भी हम वहाँ से हटा देंगे। इसी तरह यदि प्रश्न में हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन एक्चुअल वैल्यू से कम पर या ज़्यादा पर दिखा के रख रखा है, तो उसको भी हम वास्तविक मूल्य पर लेके आएंगे। यानी कम है तो उसको हम बढ़ा के दिखा देंगे और ज़्यादा है तो उसको हम कम करके वास्तविक मूल्य पर लेके आएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय और मेमोरेंडम ट्रेडिंग दोनों में ही हमारा जो स्टॉक है वो एक्चुअल कॉस्ट पे आना चाहिए, ना तो कम मूल्य पर आएगा ना ही ज़्यादा मूल्य पर आएगा। इसके अलावा हमें एक बात और ध्यान रखनी है, कई बार बिजनेस में कुछ माल ऐसा होता है जो कम महत्व का होता है, जिसकी बिक्री नॉर्मल कोर्स में अब होनी बंद हो गई है, यानी बहुत ही नाममात्र बिक्री होती है। तो ऐसी सेल्स हमारे प्रॉफिट को इफ़ेक्ट कर सकती है, प्रॉफिट को हमको प्रभावित कर सकती है। तो ऐसे स्टॉक को हमको या तो अपलिखित करना पड़ता है या हमें बहुत ही कम मूल्य पे बेचना पड़ता है। तो हम जब भी सॉल्व करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट या फिर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, और यदि उसमें कम बिक्री वाले स्टॉक की सूचना हो तो उसे हम अलग से दिखाएंगे। यानी कॉलम फिर हम दो अलग कॉलम बना देंगे, एक नॉर्मल आइटम्स का और एक एबनॉर्मल आइटम्स का, दो अलग अलग मॉड में दिखाएंगे, उसको शामिल करके एक ही जगह पर नहीं दिखाया जाएगा। अब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर हमारा आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो हम मानेंगे कि जिस तारीख को हमें आग लगी थी उस तारीख को हमारे गोदाम में इतना स्टॉक था जो आग से हमारा नष्ट होने की संभावना है। स्टॉक की हानि निकालने के लिए इस जो स्टॉक हमारा निकला है बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक का है, इसमें से यदि कोई स्टॉक हमने बचा लिया है या बच गया है, उस स्टॉक को से हम घटा देंगे, तो हमारा लॉस ऑफ स्टॉक यानी स्टॉक की वास्तविक हानि निकल जाएगी। और जो तीसरा स्टेप यानी पहला स्टेप है हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना के बैलेंसिंग फिगर निकालना क्लोजिंग स्टॉक का। दूसरे स्टेप में उसमें से यदि कोई माल बचा लिया है तो घटा देंगे, तो हमारा लॉस ऑफ स्टॉक आ जाएगा। और तीसरे स्टेप में हम बनाएंगे दावे की राशि कैसे निकालेंगे। तो दावे की राशि ध्यान रखना है कि यदि प्रश्न में औसत वाक्य लागू है तो उस समय हम उसको चेक करेंगे इंश्योरेंस अमाउंट से। यानी जो हमारा लास्ट में बचा हुआ जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया था, तो जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा था स्टॉक का, उतनी ही राशि का हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। यदि हमने इंश्योरेंस पॉलिसी उस राशि से कम की ले रखी है तो यहाँ पर औसत वाक्य लागू होगा। इस स्थिति में यदि हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी क्लोजिंग स्टॉक के मूल्य से कम है तो फिर हम दावे राशि ऐसे निकालेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक कितनी हमें हानि हुई है मल्टीप्लाइड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की है डिवाइडेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की होनी चाहिए थी। यानी दुर्घटना के समय पर हमारा कितना स्टॉक था उसे हम डिवाइड कर देंगे, तो इससे जो राशि निकलेगी ये हमारी एक्चुअल दावे की राशि होगी।
अब हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे इसे हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो जहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने, इसमें 12 मई 2020 को एक कागज़ के व्यापारी श्री रवि के भवन में आग लग गई है। तो यहाँ पे जो हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा वो 12 मई तक का बनेगा, क्योंकि दुर्घटना की तिथि यहाँ पे 12 मई है। तो वर्ष का प्रारंभ होगा हमारा 1 मार्च 2020 को, आग लगी है 12 मई 2020 को। तो जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है वो हमारा 1 मार्च 2020 से 12 मई 2020 तक का की सूचनाओं के आधार पर बनाया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अधिकतर स्टॉक हमारा जल गया। बचाए गए स्टॉक की लागत यानी जो सेल्वेज गुड्स है वो है हमारा 11,200। इसके अलावा कुछ स्टॉक हमने और बचा लिया है जो थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया है, उसकी राशि 10,400, यानी टोटल हमने 11,200 प्लस 10,400 रुपये का माल यहाँ पर बचा लिया है। अन्य सूचनाएं इस प्रकार दे रखी है हमको। इसमें जो पॉलिसी का मूल्य जो हमने बीमा पॉलिसी ले रखी है वो हमने ले रखी है यहाँ पे 70,000 रुपये की। ये हमारी एवरेज क्लॉज यानी दावे की राशि निकालते समय हमें यहाँ पर चेक करने के काम में लेनी होगी। अब जो हमारा स्टॉक था 31 मार्च 2020 जब एंड हुआ था तब का जो स्टॉक था वो हमारा 33,500 का था। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2020 को। टू ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है 83,500। फिर परचेज़ दे रखी है 1 अप्रैल 2020 से 12 मई 2020 तक की हमें दे रखी है परचेज़। परचेज़ है हमारी 1,12,000 रुपये की, और इसी अवधि की हमें सेल्स दे रखी है 1,54,000 रुपये की। ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट 3 ईयर्स जो हमारा एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो 25% ऑन सेल्स है। हमें ऑन सेल्स चाहिए, यहाँ पे ऑन सेल्स ही दे रखा है। तो ये हमारा आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट जो है सेल्स का 25% ऑन सेल्स। यहाँ पे हमारी सेल्स है 1,54,000, तो हमारा निकल जाएगा 25% ऑन 1,54,000, ये हो जाएगा हमारा 38,400। तो बैलेंस शीट फिगर निकल जाएगा हमारा क्रेडिट साइड। डेबिट का टोटल आ जाएगा 2,34,000। यहाँ आ जाएगा बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जब आग लगी थी तब हमारा जो स्टॉक था गोदाम में वो था हमारा बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पे टोटल है हमारा 2,34,000। तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा यहाँ पर हमारा 80,000 रुपये का। जिस तारीख को आग लगी उस तारीख को हमारी गोदाम में जो स्टॉक था वो था 80,000 रुपये का। तो हमें पॉलिसी भी 80,000 रुपये की ही लेनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे हमने पॉलिसी ले रखी 70,000 रुपये की। तो यहाँ पर औसत वाक्य लागू होगा। तो देखिए हम दावे की राशि कैसे निकालेंगे। ये हमारा स्टेप 1 हो जाएगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। ये हमारा स्टेप 1 है। अब हम लेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 है इसमें हमारा कंप्यूटेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। हमने कितने स्टॉक का लॉस एक्चुअल में हुआ है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जब आग लगी थी तब हमारे गोदाम में माल था 80,000 रुपये का। इसमें से लेस कर देंगे हम बचाया गया माल, सेल्वेज गुड्स। बचाया हुआ माल इसमें से हम लेस कर देंगे। इसके अलावा ये था हमारा 11,200 रुपये का। इसके अलावा कुछ माल हमारा क्षतिग्रस्त भी था। तो एग्रीड वैल्यू ऑफ डैमेज स्टॉक, डैमेज स्टॉक वो था हमारा 10,400 का। इतना माल हमने बचा लिया। तो टोटल बचाया हुआ माल है हमारा 21,600 का। तो लॉस ऑफ स्टॉक है, नॉर्मल कोर्स में लॉस ऑफ स्टॉक जो हमारा हो रहा है, जितना माल हमारा नुकसान हुआ है वो हुआ है 58,400। अब यदि हमने इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे इस 80,000 जो हमारा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर था, इस 80,000 या इससे ज़्यादा की पॉलिसी ले रखी होती तो हमारा क्लेम की राशि भी 58,400 ही हो जाती। पर यहाँ पर चूँकि हमारा पॉलिसी राशि सिर्फ 70,000 रुपये की है, तो यहाँ पे हमारा 3rd स्टेप में हमें निकालना पड़ेगा
कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। यहाँ पे चूँकि एवरेज क्लॉज लगा हुआ है तो हम निकल जाएंगे यहाँ पर अमाउंट ऑफ क्लेम, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा लॉस ऑफ स्टॉक, कितना नुकसान हुआ है, इनटू वैल्यू ऑफ पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी आपने कितने के लिए रखी है, डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो यहाँ पर हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम हो जाएगा, यहाँ पे लॉस ऑफ स्टॉक है हमारा 58,400 का, पॉलिसी हमने ली है 70,000 की, जबकि आपको लेनी चाहिए थी ये 80,000 रुपये की। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा अमाउंट ऑफ क्लेम का लगभग 51,100 रुपये, 51,100 रुपीज़ का हमारा निकल जाएगा अमाउंट ऑफ क्लेम। तो ये तरीका है हमारा सिंपल वे में अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने का लॉस ऑफ स्टॉक की स्थिति में। यानी सबसे पहले हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। वर्ष का प्रारंभ 1 अप्रैल 2020 से 12 मई अगले तारीख तक की सूचनाओं के आधार पर हमारा आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स पर बेस ग्रॉस प्रॉफिट रेशो से हम पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे, और स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ये हमारा होगा बैलेंसिंग फिगर। इसके बाद जो भी हमारा लॉस ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है उसमें से बचाया माल हम लेस कर देंगे तो ये निकल जाएगा हमारा लॉस ऑफ स्टॉक। यदि हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी इस डेट ऑफ फायर स्टॉक के से ज़्यादा की या बराबर की है तब तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 58,400। लेकिन यदि कम की है तो फिर एवरेज क्लॉज लगेगा, उस स्थिति में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कितना हमको हानि हुई है इनटू कितने की पॉलिसी ले रखी है, डिवाइडेड बाय डेट ऑफ फायर के दिन हमारा कितना स्टॉक था। इस फॉर्मूले से जो राशि निकलेगी वो हमारा हो जाएगा अमाउंट ऑफ क्लेम।